अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आबिर। हम लोगों ने आज एनाटमी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 34 फ्रॉम बीडी, और जिसमें हमने रेक्टम और एनल कैनाल के बारे में पढ़ना है। जीआईटी हमें पता है कि एक गट और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब सारा, और तो उस गट का जो डिस्टल पोर्शन है वो हमारा जो है वो रेक्टम और एनल कैनाल वगैरह जो है ना वो बनाते हैं। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले रेक्टम से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास रेक्टम जो है वो डिस्टल पोर्शन है गट का। ये प्लेस है, बेसिकली ये सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ना वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू है, और जो रेक्टम है वो सिग्माइड कॉलोन की जो है कंटिन्यूएशन है। यानी किस तरह से पड़ा हुआ होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले आएंगे, ठीक है, कॉलोन, फिर हमारा आएगा सिग्माइड कॉलोन, ठीक है, और सिग्माइड कॉलोन के बाद जो है ना वो हमारे पास रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो है वो एनल कैनाल आएगी। तो ये रेक्टम जो है, तो रेक्टम के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सिग्माइड कॉलोन पड़ा हुआ है, और रेक्टम के नीचे जो है या रेक्टम जो है बिलो जो है वो कंटिन्यू कर रही है विद द एनल कैनाल, और वो एनल कैनाल की जो एक्सटीरियर ओपनिंग है उसको हम एनस बोल देते हैं, ठीक हो गया, दिस विल बी द एनस। तो ये सारा हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम कॉजेज द डिज़ायर टू डेफिकेट, ठीक है, कि जब रेक्टम जो है वो डिस्टेंट करता है, खुलता है, तो डिज़ायर टू डेफिकेट आती है। अच्छा जी, रेक्टम जो है वो स्ट्रेट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर इसके कर्व्स हैं, ठीक है, और वो अभी हम आगे थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, ठीक है। कर्व्स इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में है, एंड ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड। द 3 कार्डिनल फीचर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो हैं वो यहाँ पे रेक्टम के अंदर एब्सेंट होते हैं, तीनों के तीनों। इनमें से एक जो है वो सर्कुलेशन है, यानी सैक फॉर्मेशन है, कि सैक्स बनते हैं, वो एब्सेंट है रेक्टम के अंदर, ठीक है। हमारे पास एपिप्लॉइटिक अपेंडेजेस होती हैं, जो कि हमारे पास फैट फिल्ड जो होती हैं, पेरिटोनियल के वो होती हैं पाउचेस, और इसी तरह से हमारे पास टेनियाई जो हैं वो हमारे पास एब्सेंट होते हैं रेक्टम रीजन के अंदर। ये तीनों फीचर्स जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, रेक्टम के अंदर एब्सेंट है। अगर हम इसकी सिचुएशन की बात करें तो रेक्टम जो है वो लेसर पेल्विस के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, लेसर पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट में पड़ा हुआ है, और इन फ्रंट ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। एक्सटेंट की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉन्टिन्यूएशन है सिग्माइड कॉलोन की। अभी हमने बात की कि सिग्माइड कॉलोन की कॉन्टिन्यूएशन है रेक्टम। किस लेवल पे ये कॉन्टिन्यूएशन हो रही है, एट द लेवल ऑफ 3rd सैक्रल वर्टिब्रा। द रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन, यानी वो जगह जहाँ पे रेक्टम और सिग्मॉइड कॉलोन जो है वो मिलेंगे, वो इंडिकेट की जाती है बाय द लोअर एंड ऑफ द सिग्मॉइड मीजोकोलोन, ठीक है। सिग्मॉइड मीजोकोलोन का लोअर एंड जो है वो हमें डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे या वो रिफ्लेक्ट करता है कि दिस इज़ द जंक्शन पॉइंट ऑफ द रेक्टम विद द सिग्मॉइड कॉलोन। उसके बाद रेक्टम जो है वो एंड करता है किसके साथ, बाय कंटिन्यूइंग विद द एनल कैनाल, और इस जंक्शन को हम एनोरेक्टल जंक्शन बोलते हैं। दिस जंक्शन लाइज 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एंड अ लिटिल बिलो द टिप ऑफ द कॉक्सिक, ठीक है। कॉक्सिक से 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रंट, और उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास वो पॉइंट जो होगा वो जंक्शन, एनोरेक्टल जंक्शन को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। मेल्स के अंदर ये जो एनोरेक्टल जो जंक्शन है ये कोरिस्पोंड करता है टू द बेस ऑफ द टू द एपिक्स ऑफ द प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट का एपिक्स होगा उस लेवल पे एनोरेक्टल जंक्शन होगा। ये तो चैप्टर का सारा जनरल इंट्रोडक्शन, रेक्टम का फीचर। ये हमारे पास एक जो है वो डायग्राम दिखाई हुई है, जिसके अंदर हमने जो है वो रेक्टम को फोकस करना है। दिस इज़ द हमारे पास सैक्रम, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास सैक्रम के सामने जो है वो क्या पड़ा हुआ है, जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो कौन सा है, रेक्टम है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि ये स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, ठीक है, ये बेंड कर रही है, कर्व्स कर ले रही है,
और इसके इंटीरियर जो पड़ा हुआ है वो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल और इजैकुलेटरी डक्ट्स वगैरह हैं। इंटीरियर हमारे पास पेरिनियल बॉडी भी पड़ी हुई है। पोस्टीरियरली हमारे पास ये सारा पड़ा हुआ होगा, ये इसको सैक्रम कॉक्सिक, ठीक है, और ये सैक्रम और कॉक्सिक के बीच में जो जंक्शन है दैट इज द एनोकॉक्सियल रेफ्यूज। ओके, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो रेक्टम है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको देखें तो ये पहले डाउनवर्ड रन कर रही है और हमारे पास जो है वो बैकवर्ड्स रन कर रही है, ठीक है, डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स, उसके बाद फिर ये डाउनवर्ड्स आ रही है और फिर ये डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स मूव कर रही है। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज़ कि हमारे पास रेक्टम की जो डायमेंशंस है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये जो ट्यूब है इसके जो है ना वो हम आगे जाके कर्वेचर्स पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर हम इसकी बात करें तो अपर पार्ट जो है इसका डायमीटर जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जो लोअर पार्ट होगा वो डायलेटेड होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम या रेक्टल एम्प्यूला। कोर्स और डायरेक्शन की बात करें तो रेक्टम जो है वो पहले डाउनवर्ड आ रहा है और बैकवर्ड आ रहा है, उसके बाद डाउनवर्ड आ रहा है एंड फिर फाइनली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आ रहा है। अभी हम ये देख कर आएंगे, ठीक है। द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द रेक्टम लाइज इन द मीडियन प्लेन। जहाँ से रेक्टम स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे रेक्टम एंड हो रही है वो मीडियन प्लेन के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कर्व्स होंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर कर्व और लेटरल कर्व। इंटीरियर पोस्टीरियर कर्व 2 होंगे, लेटरल कर्व्स 3 होंगे। जो इंटीरियर पोस्टीरियर कर्व्स हैं उसमें हमारे पास एक आता है सैक्रल फ्लेक्सर और एक आता है हमारे पास पेरिनियल फ्लेक्सर, ठीक है। ये हमारे पास जो सैक्रल फ्लेक्सर है ये फॉलो करता है द कनकेविटी ऑफ द सैक्रम एंड द कॉक्सिक, यानी जो कनकेविटी ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक होगी वो फिल की जाएगी बाय दिस सैक्रल फ्लेक्सर, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें पेरिनियल फ्लेक्सर की तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड बैंड है एनोरेक्टल जंक्शन के ऊपर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सैक्रल फ्लेक्सर है। ये वो फ्लेक्सर है जिसने फिल करना है कनकेविटी ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक बोन की कनकेविटी को, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास ये पेरिनियल फ्लेक्सर है जो कि एनोरेक्टल जंक्शन पे। अगर हम लेटरल कर्व्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 कर्व्स होंगे, लेटरल, अपर लेटरल कर्व, मिडल लेटरल कर्व और लोअर लेटरल कर्व। जो अपर और लोअर होंगे वो राइट कर्व होंगे, ठीक है, और जो और दोनों कन्वेक्स होंगे, और जो मिडल जो है वो लेटरल कर्व है वो आपका लेफ्ट होगा और ये मोस्ट प्रोमिनेंट होगा। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास अपर राइट कर्व है, ठीक है, ये आपका जो है वो कन्वेक्स टू द राइट है, ठीक है, कन्वेक्स टू द राइट है। और इस तरह से जो लोअर राइट कर्व है वो भी हमारे पास क्या है, कन्वेक्स टू द राइट है। जबकि आप मिडिल लेफ्ट कर्व की बात करेंगे तो जो ये कर्व है ये हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट कर्व होगा और ये कन्वेक्स है टू द लेफ्ट। ये स्नेल्स सॉरी ये आपकी एटलस से उठाई हुई हैं। आप लोग जब इसको पढ़ो तो एटलस को ज़रूर अपने सामने रख के पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन की बात हो रही है। ये पीछे सिग्मॉइड है जहाँ पे आपके सारे तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, रेक्टम स्टार्ट हो रहा है और रेक्टम की कॉन्टिन्यूएशन है विद द एनल कैनाल जो कि बाहर की तरफ ओपन होगा, दैट विल बी द एनस, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास रेक्टम के अंदर हम मज़ीद फोल्ड्स पढ़ेंगे। इसकी जो कर्व्स हैं वो इस इमेज में सही नहीं नज़र आ रहे, दूसरे इमेज में हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की कि रेक्टम के आगे इसमें 2 तरह के रिलेशंस होंगे, एक पेरिटोनियल है और एक विज़रल रिलेशंस है। पेरिटोनियम किस तरह से पड़ा हुआ होगा और विज़रस जो हैं वो किस तरह से पड़े हुए होंगे।
अगर हम पेरिटोनियल रिलेशंस की बात करें तो अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम जो होगा एंटीरियरली यानी फ्रंट पे और साइड्स पे कवर्ड होगा विद द पेरिटोनियम। मिडिल 1/3 की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ फ्रंट से कवर होगा बाय द पेरिटोनियम, और लोअर 1/3 जो है वो पेरिटोनियल फ्री होगा, ठीक है, यानी जो हमारे पास रेक्टल एम्प्यूला है वो उसके अराउंड कोई पेरिटोनियल की लेयर नहीं है। और एंड इट लाइज इन द रेक्टोवेजिकल पाउच। अब अगर आपको लेक्चर याद हो तो हम यहाँ से पढ़ते आए हैं कि हमारे पास एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है जो कि सारा कवर किया हुआ होता है विजरस को। तो इसी तरह से ये क्या होगा, पेल्विक वॉल से होता हुआ आएगा, ठीक है, और ये आपको कवर करेगा टू द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा, फिर ये कवर करेगा टू द यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह से ये जो पाउच बन रही है, जो फोल्ड बन रहा है पेरिटोनियल का, इसको हम रेक्टोवेजिकल पाउच बोलते हैं। और ये वेजिकुलर पाउच के नीचे हमारे पास एक फेशिया होता है जिसको हम डेनेन-विलियर्स फेशिया बोलते हैं, ठीक हो गया। हम यही रिलेशन देखते हैं कि हमारे पास जो अपर जो होगा वो उसका इंटीरियर और साइड्स पे भी कवर किया हुआ होगा पेरिटोनियम से, जबकि मिडल में सिर्फ इंटीरियर से कवर्ड होगा। और अगर आप लोअर्स की बात करेंगे तो लोअर जो है वो पेरिटोनियल फ्री है। ये आपको बहुत क्लियर इमेज मिलेगी पेरिटोनियल फोल्ड की इन द एटलस, वहाँ से आप लोग देखते हैं। वो इमेज बहुत बड़ा बन रहा था स्लाइड के अंदर, पूरा आ नहीं रहा था तो इसलिए मैंने नहीं डाला फिर। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि हाँ हमारे पास अब ये जो रेक्टोवेजिकुलर पाउच की हम बात कर रहे हैं तो ये जो रेक्टोवेजिकुलर पाउच है ये तो मेल्स के कैविटी के अंदर होगा, जबकि अगर हम फीमेल कैविटी की बात करें तो फीमेल कैविटी में रेक्टम के इंटीरियर जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो यूट्रस है। तो यूट्रस का जो यूट्रस के अराउंड जो पेरिटोनियल का पाउच बनेगा या फोल्ड बनेगा उसको हम रेक्टो यूट्राइन पाउच बोलेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये पेरिटोनियल का पाउच बन जाएगा लोअर 1/3 ऑफ द रेक्टम में। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन द एनस एंड द पाउच वो 7.5 सेंटीमीटर होता है मेल्स के केस में, जबकि 5.5 होता है इन द फीमेल्स। विजरस की अगर हम बात करें तो इंटीरियरली मेल्स की बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेक्टम के इंटीरियर विजरस पड़े हुए होंगे वो क्या होंगे मेल के अंदर। वो सबसे पहले तो हमारे पास वही होगा कि रेक्टोवेजिकुलर पाउच होगा, ठीक है, विद द कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड सिग्मोइड कॉलम। जबकि लोअर 1/3 जो होगा वो रिलेट करेगा विद द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और हमारे पास जो टर्मिनल पार्ट्स होंगे यूरेटर्स के उसके आगे सेमिनल वेजिकल पड़ा हुआ होगा, और डक्टस डेफरेंस ऑफ द डक्टस डेफरेंस एंड द प्रोस्टेट, ये सारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होगा अगर आपको मेल का याद हो, ठीक हो गया। विजरस की हम बात करें तो इस रेक्टम के इंटीरियर क्या क्या पड़ा हुआ है, अपर एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, पाउच आ रहा है, और हमारे पास इसके क्या होंगे यहाँ पे जो वो पड़े हुए होंगे इंटेस्टाइनल जो भी पड़ा हुआ होगा, मस्कुलेचर वगैरह, ट्यूबुलर वगैरह। अगर हम लोअर की बात करें तो हमने कहा कि हमारे पास लोअर एंड ऑफ द ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरेटर भी आएगा, ठीक है, और ये प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, सेमिनल वेजिकल है, डक्टस डेफरेंस हो जाएगा, प्रोस्टेट हो जाएगा। ये हमारा इंटीरियर विजुअल रिलेशन हो गया इन केस ऑफ मेल्स। जबकि फीमेल्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे फीमेल्स में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जो है वो यूट्रस पड़ा हुआ होगा, तो फीमेल्स के बॉडी के अंदर इसी तरह से अपर जो पोर्शन होगा रेक्टम का वो रिलेट करेगा टू द पाउच, लेकिन यहाँ पे फीमेल बॉडी में वो पाउच का नाम होगा रेक्टो यूट्राइन पाउच, क्योंकि यूट्रस के अराउंड पड़ी हुई होगी, फोल्ड जो होगी पेरिटोनियम की यूट्रस के अराउंड होगी। अच्छा जी, और अगर हम लोअर 1/3 की बात करें तो वो रिलेट करेगा लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना, ठीक है, यूट्रस पड़ी हुई होगी, ठीक है, तो यूट्रस का जो पोर्शन होता है एंड वाला पोर्शन सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे कॉन्टिन्यूएशन होती है विद द विजाइना। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, अपर पार्ट में क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा,
और हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द विजाइना हो जाएगा, जबकि लोअर पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लोअर एंड ऑफ द या लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना आ जाएगी। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे इन सारे इंटीरियर रिलेशन हो गए हमारे सारे, मेल के केस में और फीमेल के केस में। ये यहाँ पे उसने आपको दिखाया भी हुआ डिफरेंट सेक्शंस में कि हमारे पास अपर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर और साइड्स दोनों पे पेरिटोनियम कवर्ड होती है, लेकिन मिडल में हमारे पास सिर्फ फ्रंट पे पेरिटोनियम होती है और लोअर पेरिटोनियल फ्री है। पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगी, यानी पोस्टीरियरली हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा, इसके सैक्रम पड़ा होगा, कोक्सिक पड़ा होगा, लिगामेंट पड़ा हुआ होगा, मसल्स सैक्रम के ऊपर जो हमारे पास पिरिफॉर्मस मसल ओरिजिनेट कर रहा है, मेजर मसल, वो पड़ा हुआ होगा, कोक्सिजियस मसल पड़ा हुआ होगा, और इसी तरह से लेवेटर एनाइल मसल साइड पे पड़ा हुआ होगा। वेसल्स की अगर हम बात करें तो मीडियन सैक्रल वेसल होगी, जो कि बिल्कुल मीडियन जो है वो प्लेन से गुजरी हुई होती है, जो कि कॉन्टिन्यूशन होती है एब्डोमिनल एओर्टा की, डायरेक्ट ब्रांच आती है। अच्छा जी, सुपीरियर रेक्टल आ जाएंगी एंड द लोअर लेटरल सैक्रल वेसल्स आ जाएंगी। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या होती है, सिंपैथेटिक ट्रंक चेन आ रही होती है, वो भी सारी इसके पोस्टीरियर पड़ी हुई होंगी, क्योंकि सैक्रम है, सैक्रम के ऊपर हमारे पास ये सारा मस्कुलेचर और वेसल्स पड़ी हुई हैं, तो ये इसके पोस्टीरियर सारे रिलेशंस में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं म्यूकोजल फोल्ड्स की, कि हमारे पास जो रेक्टम है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंट फोल्ड्स बनाती है जब रेक्टम एम्प्टी होता है, ठीक है। एक टाइप ऑफ फोल्ड जो होगी वो परमानेंट होगी, जबकि दूसरी टाइप ऑफ फोल्ड जो होगी वो टेम्परेरी होगी। तो जो टेम्परेरी है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होती है, कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन बनते हैं वो तब होते हैं जब आपका जो रेक्टम होता है वो एम्प्टी होता है, ठीक है, और ये लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम के अंदर पड़े हुए होते हैं। और जैसे ही डेफिकेशन का आता है स्टिमुलस, ठीक है, तो रेक्टम जो है वो डिस्टेंशन में चला जाता है और ये जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड हमारे पास होता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स, ठीक है, उसको हम हाउस्टन्स वेल्व्स भी बोलते हैं, या फिर हम प्लाइका ट्रांसवर्स सेलिस भी बोलते हैं। ये हमारे पास परमानेंट फोल्ड्स होते हैं और ये हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं जब रेक्टम जो होता है वो डिस्टेंडेड होता है। एक हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं जब रेक्टम जो होता है वो एम्प्टी होता है, और दूसरा हमारे पास होता है जब ट्रांसवर्स फोल्ड हमारे पास तब प्रोमिनेंट होंगे जब हमारे पास रेक्टम जो होगा वो डिस्टेंडेड फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फोल्ड्स बता रहा है कि किस तरह से, ये भी हम स्लाइड्स देखेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो ट्रांसवर्स जो है ना वो फोल्ड्स किस तरह से बनेंगे। चार यहाँ पे उसने फोल्ड्स बताए हुए हैं ट्रांसवर्स फोल्ड्स का। एक को फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड कह दिया जो कि स्मॉल होगा और वो प्रोजेक्ट करेगा फ्रॉम राइट वॉल। ये कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, 12 to 14 सेंटीमीटर अबव द एनल कैनाल, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट जो है वो फोल्ड नज़र आ रहा है, फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड आपको पता है ना कि बल होता है या एक डबल लेयर आ जाती है। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड बन रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो इसको हमने फर्स्ट कह दिया, ये स्मॉल है, अगर आप देखें छोटा सा वो है फोल्ड है, ठीक है। और ये किससे बन रहा है, राइट वॉल से बन रहा है, और ये एनल कैनाल से जो है वो 12 to 14 सेंटीमीटर ऊपर पड़ा हुआ है। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड तो ये हमारे पास लेफ्ट वॉल से बनेगा, ठीक है, और ये हमारे पास अपर एंड ऑफ द रेक्टम के पास पड़ा हुआ होगा, और ये जो है वो 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल कैनाल से ऊपर पड़ा हुआ होगा। ये एनएस से ऊपर पड़ा हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये क्या है कि उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड। थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड जो होगा ये हमारे पास लार्जेस्ट है, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट फोल्ड है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक प्रोमिनेंट जो है वो हमें नज़र आ रहा है और सबसे बड़ा अंदर तक गया हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास लाई करता है एट द अपर एंड ऑफ द रेक्टल एम्प्यूला, ठीक है।
इसकी आप पोजीशंस याद कर लेना अच्छी तरह से। एंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इंटीरियर एंड द लेटरल वॉल, ये हमारे पास इंटीरियर और लेटरल वॉल की जो रेक्टम है, रेक्टम के इंटीरियर और जो राइट वॉल है वहाँ से ये प्रोजेक्ट करता है। और ये हमारे पास रेक्टल ऑफ एम्प्यूला ऑफ रेक्टम या रेक्टल एम्प्यूला से थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ ट्रांसवर्स फोल्ड की। तो फोर्थ ट्रांसवर्स फोल्ड जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है और ये 2.5 सेंटीमीटर पड़ा हुआ था बिलो द मिडिल फोल्ड एंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, हमारे पास दो जो हैं वो लेफ्ट वॉल से निकले, सेकंड ट्रांसवर्स और फोर्थ ट्रांसवर्स एक जो है वो हमारे पास राइट वॉल से निकला, थर्ड जो था वो हमारे पास इंटीरियर और राइट वॉल से निकला था और ये मोस्ट प्रोमिनेंट है और ये हमारे पास लार्जेस्ट है। ये हमारे पास एक दूसरा सेक्शन दिखाया हुआ है जिसमें उसने ये फोल्ड्स बताए हुए हैं कि ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज़ द थर्ड फोल्ड, सेकंड फोल्ड ये ल्यूमन है, ये अंदर वाली ट्यूब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस तरह से ये हमारे पास फोल्ड आ रहे हैं। ये फोल्ड्स हो गए। अब हम बात करते हैं रेक्टम के पार्ट्स की। रेक्टम जो है उसके दो डेवलपमेंटल पार्ट्स हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होगा वो हमारे पास डेवलप होगा फ्रॉम द हाइंड गट, और ये अपर पार्ट को हम कौन सा पोर्शन कह रहे हैं रेक्टम का, वो वाला पोर्शन जो थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड से ऊपर पड़ा हुआ होगा उसको हम अपर पार्ट कह रहे हैं और जो कि हाइंड गट से डेवलप हुआ है। और अगर हम लोअर पार्ट की अगर हम बात करें तो लोअर पार्ट जो होगा वो इस थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड से बिलो वाला पोर्शन होगा। ठीक है, और ये हमारे पास डेवलप होगा फ्रॉम द क्लोएका। अब क्लोएका जो है वो एक हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, कॉमन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, जो कि जहाँ से तीन जो सिस्टम्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं या डेवलप होते हैं। इंटेस्टाइनल, जेनिटल और यूरिनरी ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो इस सिंगल क्लोएकल यूनिट से जो है वो ओरिजिनेट करते हैं। ओके, अब फंक्शनली वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो सिग्मॉइड कोलोन है ये रेजरवायर है, फीकल रेजरवायर, यानी फीकल मटेरियल जो है वो सिग्मॉइड कोलोन के अंदर स्टोर होता है। जैसे ही आपका जो है वो रेक्टम के अंदर जाता है तो हमारे पास स्टिमुलस आ जाता है डेफिकेशन का। ठीक है, बीइंग सेंसिटिव टू डिस्टेंशन पैसेज ऑफ द फीसेस इनटू द रेक्टम देयरफॉर कॉजेज द डिजायर टू डेफिकेट। अब हम बात कर लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई की। अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो तीन जो हैं वो आर्टरीज हैं जो सप्लाई करती हैं। एक हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, मिडल रेक्टल आर्टरी है और हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की बात करें तो ये चीफ आर्टरी ऑफ द रेक्टम, यानी जो मेजर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और वो सप्लाई किया जाएगा बाय द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये कॉन्टिन्यूएशन है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। ठीक है, और ये क्या होता है कि हमारे पास ये एट द लेवल ऑफ द पेल्विक ब्रीम मीडियल टू द लेफ्ट यूरेटर, ये मतलब इस लेवल पे हम मेजेंट्रिक आर्टरी को सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कह देते हैं। एट द लेवल ऑफ द पेल्विक ब्रीम जो है हम बेसिकली ऊपर से एक ही नर्व आ रही है, आर्टरी आ रही है सॉरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेवल ऑफ द ब्रेन, तो इससे ऊपर के पार्ट को हम मेजेंट्रिक बोल देंगे, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और नीचे के पार्ट को हम क्या बोल देंगे, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बोल देंगे। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास मिडल लिम्ब ऑफ द पेल्विक मेसोकोलोन पे जो है ये के अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये डिवाइड होती है थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के सामने आके इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, विच रन्स ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम। अब यहाँ पे हमारे पास ईच ब्रांच जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी एट द मिडल ऑफ द रेक्टम इनटू द सेवरल स्मॉल ब्रांचेस विच पार्ट्स द मस्कुलर कोर्ड्स एंड रन in the anal columns up to the anal valves where they form the looped anastomosis। ये anal columns और anal valves जो हैं वो हमारे पास एक इसी तरह से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं जो कि एनल कैनाल के अंदर पड़े हुए हैं, वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। तो अब वो यही बता रहे हैं कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो, क्योंकि समअप कर रही हूँ कि हमारे पास जो है वो इंफीरियर जो मेजेंट्रिक आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन होती है एट द लेवल ऑफ द पेल्विक ब्रेन। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के ऑपोजिट आके दो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में चली जाती है और इस तरह से ये ईच साइड ऑफ द रेक्टम के पास जाती है। मिडल ऑफ द रेक्टम में आके ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और पाइस करती है टू द मस्कुलर कोड। ठीक है, और रन इन द एनल कॉलम एंड द एनल वेल्व्स
उसके बाद वहाँ पे जाके ये लूप्ड एनास्टोमोसिस बनाना शुरू कर देती है। मिडिल रेक्टल आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिर्फ सुपरफिशियल कोट ऑफ द लोअर रेक्टम को सप्लाई करती है। ये हमारे पास इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलेक आर्टरी है। अब हम इंटरनल इलेक आर्टरी को डिटेल से पढ़कर आए हुए थे कि इसकी दो डिवीजन्स थी, एक इंटीरियर डिवीजन थी, एक पोस्टीरियर डिवीजन थी। पोस्टीरियर डिवीजन से हमारे पास 3 ब्रांचेज आ रही थी, इंटीरियर डिवीजन से हमारे पास 4 जो थी वो विजुअल आ रही थी और 3 पैरेटल ब्रांचेज आ रही थी। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा कि ये सप्लाई करता है टू द मसल कोट्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम। सुपरफिशियल कोट ऑफ द लोअर रेक्टम को सप्लाई करता है और उसके बाद फिर वो अंदर आ जाता है टू द सप्लाई करता है टू द मसल कोट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम को, और ये एनास्टोमोस करता है विद द एडजेसेंट आर्टरीज। पुअर एनास्टोमोसिस होता है इनका यहाँ पे। अब हम बात करें मीडियन सैक्रल आर्टरी की, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ब्रांच थी, एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही थी और ये हमारे पास मिड ऑफ द सैक्रम के अंदर आ रही थी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द स्मॉल ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द एओर्टा नियर एट इट्स लोअर एंड। ठीक है, अपने एओर्टा अपने टर्मिनल एंड पे एक डायरेक्ट ब्रांच देता है जिसको हमने मीडियन सैक्रल आर्टरी पढ़ा था। ये हमने सैक्रम बोन जब पढ़ी थी वहाँ पे पढ़ा था। ओके, उसके बाद उसने कहा कि ये सप्लाई करता है टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एनोरेक्टल जंक्शन को। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो वीनस ड्रेनेज जो होगा ये यहाँ पे हमारे पास अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा कि इसी तरह से जैसी आर्टरी थी वैसी ही वेन हो जाएंगी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की सुपीरियर रेक्टल वेन हो जाएगी, मिडल रेक्टल आर्टरी की मिडल रेक्टल वेन हो जाएगी और हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी की मीडियन सैक्रल वेन हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो सुपीरियर रेक्टल जो वेन है ये हमारे पास एट द लेवल ऑफ एनल कैनाल बनती है। ठीक है, और हमारे पास जो 2 तरह के प्लेक्सेस बनते हैं, एक हमारे पास इंटरनल रेक्टल प्लेक्सेस बनता है और एक हमारे पास एक्सटर्नल रेक्टल प्लेक्सेस बनता है। तो ये जो है वो हमारे पास बनती है इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सेस से 3 विजिबल जो वेन्स हैं वो हमारे पास अपीयर होती हैं। ठीक है, 3 विजिबल वेन्स जो हैं वो अपीयर होती हैं। ये ऊपर आती हैं इन द रेक्टम। ठीक है, रेक्टल म्यूकोजा के अंदर ऊपर आती है, पार्ट्स करती है मस्कुलर कोट को। ठीक है, और उसके बाद ये एक वेन बना देती हैं जिसको हम सुपीरियर रेक्टल वेन बोलते हैं। वो सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो अपवर्ड कंटिन्यू करती है विद द सुपीरियर इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन और जो ओपन होती है इनटू द स्प्लेनिक वेन। ठीक हो गया। हमने क्या कहा कि हमारे पास इससे इंटरनल वीनस प्लेक्सेस से 3 विजिबल वेन्स आती हैं। वो रेक्टम के अंदर सिंगल वेन आ जाती है जिसको हम सुपीरियर रेक्टल वेन कह रहे हैं। ये सुपीरियर रेक्टल वेन ओपन होती है इनटू द इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो कि फिर फर्दर ओपन होती है इनटू द स्प्लेनिक वेन। ये हमारा था सुपीरियर रेक्टल वेन का। अब हम बात करते हैं मिडिल रेक्टल वेन की। तो जो मिडिल रेक्टल वेन है ये हमारे पास ये क्या करती है, ये कहाँ से बनती है, मतलब छोटी द ट्राइब्यूटरीज ऑफ दिस वेन ड्रेन फ्रॉम द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द रेक्टल एम्प्यूला और ये ओपन होती है इनटू द इंटरनल इलेक वेन। ठीक है, दिस इज द मिडिल रेक्टल वेन। और अगर हम बात करें मीडियन सैक्रल वेन की, तो जो मीडियल सैक्रल वेन है ये ज्वाइन करती है टू द लेफ्ट कॉमन इलेक वेन। जो इंफीरियर रेक्टल वेन होगी, इंफीरियर रेक्टल वेन, मीडियन सैक्रल वेन की नहीं मैं बात करी, इंफीरियर रेक्टल वेन जो होगी वो ओपन होगी इनटू द इंटरनल पुडेंडल वेन। इंटरनल पुडेंडल वेन ओपन होगी इंटरनल इलेक वेन और वो ओपन होगी कॉमन इलेक वेन के अंदर। कॉमन इलेक वेन जो होगी वो इंफीरियर वेना के अंदर ओपन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक्स जो होंगे वो हमारे पास अपर हाफ ऑफ द रेक्टम के जो होंगे वो ड्रेन होंगे इनटू द इंफीरियर मेजेंट्रिक नोड। ठीक है, और जो हमारे पास लोअर हाफ ऑफ द रेक्टम के होंगे वो पास करेंगे टू द वो ओपन होंगे इनटू द इंटरनल इलेक नोड्स। एनल कैनाल के लोअर पार्ट से जो हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज आएगी वो आएगी इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई जो है वो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आएगी। जो सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी वो L1 और L2 के सेगमेंट से आएगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो आएगी वो एंटीरियर एमायो S2 S3 S4 से आएगी, यानी पेल्विक सप्लाइनिक नर्व्स आएगी। अब हम ये हमने सेगमेंट लेवल की बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्लेक्सेस की कि किस प्लेक्सेस से आएंगे। ये हमारे पास L1 L2
और सिंपैथेटिक आ जाएगा, और S2 S3 S4 सिंपैथेटिक क्या आएगा, ये जो L1 S2 जो है ये हमारे पास एक तरह के प्लेक्सिस बनाएंगे जिसको हम इंफीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इंफीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सिस से एक नर्व आएगी जो कि आएगी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस में, ठीक है। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के अंदर हमारे पास एक और नर्व आती है, ठीक है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो आता है S2 S3 S4 के लेवल से। ये अब इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बन गया। ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से जो नर्व आएगी वो हमारे पास उस ऑर्गन के अराउंड एक प्लेक्सिस बनाती है। अब हम रेक्टम पढ़ रहे हैं तो रेक्टम के अराउंड जो बनेगा वो रेक्टल प्लेक्सिस बन जाएगा, और इस तरह से हमारे पास सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो सप्लाई है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों फाइबर्स को कंटेन किया गया। अगर हम सिंपैथेटिक नर्व की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्व जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगी, यानी यहाँ पे वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कराएगी। इनहिबिटरी होगी टू द रेक्टल मस्कुलेचर एंड मोटर होगी टू द इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर का मोटर रिस्पॉन्स, रेक्टल मस्कुलेचर का इनहिबिटरी रिस्पॉन्स और वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू कराया जाएगा, एंड रिवर्स ऑफ ऑल थ्री जो होगा वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के थ्रू कराया जाएगा। जो डिस्टेंशन की सेंसेशंस होंगी वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू लेकर जाएंगी, जबकि पेन सेंसेशंस जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व्स के थ्रू जो होगी वो हायर सेंटर्स में जाएगी। ये हमारे पास एक वो है वो लिम्फ नोड्स की जो है वो एक डायग्राम है, सपोर्ट ऑफ द रेक्टम। अब हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रेक्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो पेल्विक फ्लोर जो होगा, जो कि लेवेटर एनाई मसल और कोक्सीजियस मसल से बनता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हमारे पास जो फेशिया ऑफ वेल्डियर है वो हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फेशिया जो है वो बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ द पेल्विक फेशिया है बिहाइंड द रेक्टम। बिहाइंड द रेक्टम जो पेल्विक फेशिया वो कंडेंस हो जाएगा और वो ये फेशिया बना देगा, एंड दिस फेशिया इनक्लोजेस द सुपीरियर रेक्टल वेसल्स एंड द लिम्फेटिक्स, ठीक है। जो अभी हम पीछे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी वेन और इसके साथ एसोसिएटेड जो भी लिम्फ वेसल्स थी वो पढ़ कर आए हैं, वो इस फेशिया के अराउंड होंगी, इस फेशिया के अंदर इनक्लोज होंगे। द नेक्स्ट इज द लेटरल लिगामेंट ऑफ द रेक्टम। लेटरल लिगामेंट ऑफ रेक्टम जो है वो भी इसी तरह से हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ द पेल्विक फेशिया से बनता है, लेकिन ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम, वो बिहाइंड द रेक्टम था, ये ईच साइड ऑफ द रेक्टम है। ये कौन सी वेसल्स को इनक्लोज किया हुआ होगा, मिडल रेक्टल वेसल्स को इनक्लोज किया हुआ होगा एंड द पेल्विक प्लेक्सिस को। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ द डेनन विलियर्स। ये हमारे पास क्या करता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रेक्टम बिहाइंड द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट इन फ्रंट, ठीक हो गया। पेल्विक पेरिटोनियम एंड द रिलेटेड वेस्कुलर पेडिकल्स जो होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह से पेरिनियल बॉडी एंड इट्स मसल्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे टू द रेक्टम। अब हम बात करते हैं एनल कैनाल की। एनल कैनाल जो है वो इसी तरह से हमारे पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, बिलो द लेवल ऑफ द पेल्विक डायफ्राम आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एनल ट्राइएंगल ऑफ द पेरिनियम में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपको कल वाला याद हो लेक्चर तो हमने यही पढ़ा था कि ये हमारे पास बीच में एनल कैनाल गुजर रही होती है, और एनल कैनाल के साइड पे दोनों हमारे पास इस्चुएनल फोसा होते हैं जो कि फैट से भरे हुए होते हैं, और इस कैनाल की डिस्टेंशन जो है वो पॉसिबल होती है, यानी यहाँ पे फैट है तो जब ये डिस्टेंड होगा तो फिर साथ पड़ा हुआ जो फोसा होगा वो हमारे पास इसको अलाउ करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास वो जो फीचर्स थे लार्ज इंटेस्टाइन के वो एब्सेंट होंगे। अब हम बात करते हैं लेंथ की, तो एनल कैनाल की जो लेंथ है वो 3.8 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में भी होती है, 38 मिलीमीटर। अच्छा जी, ये कहाँ से एक्सटेंड कर रही होती है, एनोरेक्टल जंक्शन से एक्सटेंड कर रही होती है एनस तक। इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। एनल कैनाल इज सराउंडेड बाय द स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है, स्मूथ मसल का मिलकर बना हुआ होता है, जबकि आउटर स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स होता है, जो कि आपके ल्यूमन ऑफ द एनल कैनाल को क्लोज किए हुए होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर पोस्टीरियर स्लिट। एनोरेक्टल जंक्शन जो है वो मार्क्ड होता है बाय द पेरिनियल फ्लेक्सर, ठीक है, और ये पेरिनियल फ्लेक्सर जो होता है वो हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, ये मार्क लाइज 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स।
वो कहता है कि इस पॉइंट पे एम्प्यूला जो है वो सडनली नैरो हो जाता है एंड पार्सेस द पेल्विक डायफ्राम. इन मेल्स इट कोरस्पॉन्ड्स टू द बेस एपिक्स ऑफ द प्रोस्टेट. द एनस इज द सरफेस ओपनिंग ऑफ द एनल कैनाल. ये हम पढ़ा है अभी कि हमारे पास एनस जो है वो सरफेस ओपनिंग है एनल कैनाल की, और ये सिचुएटेड है अबाउट 4 सेंटीमीटर बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द टिप ऑफ द कॉक्सिक. In the cleft between the two of the buttocks surrounding the skin is pigmented and thrown into radiating folds and contains a ring of the large apocrine gland. ये भी हम एनल कैनाल की जो रिंग है वो पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में आगे. ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे एनल कैनाल के. अब हम इसके रिलेशंस पढ़ लेते हैं कि एनल कैनाल के इंटीरियर क्या पड़ा हुआ है और पोस्टीरियर क्या पड़ा हुआ है. इंटीरियरली अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल के अंदर जो कॉमन इंटीरियर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो पेरिनियल बॉडी है, जबकि मेल बॉडी के अंदर पेरिनियल बॉडी के अलावा जो है वो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड द बल्ब ऑफ द पेनिस पड़ा हुआ होगा. फीमेल्स के केस में लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना पड़ा हुआ होगा. पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो पोस्टीरियरली सारे स्ट्रक्चर्स कॉमन होंगे. मेल और फीमेल में एनोकॉक्सियल लिगामेंट होगा, टिप ऑफ द कॉक्सिक बोन होगी. लेटरली क्या पड़ा हुआ होगा, इस्च्यूएनल फोसा पड़ा हुआ होगा, और सारे एनल के अराउंड ऑल अराउंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इट इज सराउंडेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स द टोन ऑफ विच कीप द कैनाल क्लोज्ड. ठीक है, स्फिंक्टर मसल, इंटरनल स्फिंक्टर मसल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल पड़ा हुआ होगा टू द होल, जिसने पूरी एनल कैनाल को जो है वो सराउंड किया हुआ होगा. अब हम इंटीरियर ऑफ एनल कैनाल की बात करें, अंदर क्या पड़ा हुआ है. ये एनल कैनाल के आगे और पीछे क्या पड़ा था, ये अभी हमने पढ़ा है कि आगे इसके ये स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ये स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, और इस कैनाल के लेटरल साइड्स पे क्या पड़ा हुआ है. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने पढ़ना है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है एनल कैनाल के अंदर. एनल कैनाल के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट, ठीक है, मिडल पार्ट एंड द लोअर पार्ट. कैनाल की बात हो रही है. इसके अंदर हमारे पास जो अपर पार्ट होगा वो 15 मिलीमीटर है, मिडल पार्ट भी 15 मिलीमीटर है, और लोअर पार्ट है जो कि 8 मिलीमीटर लॉन्ग है. मिला के तीनों को 38 मिलीमीटर हो गया या 3.8 सेंटीमीटर हो गया, जो हम पीछे इसकी पूरी डायमेंशन पढ़ कर आए हैं. इट इज़ 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग या फिर 38 मिलीमीटर लॉन्ग. अब इसको हमने डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे हमारे पास तीनों पार्ट्स जो हैं, अपर मिडल और लोअर पार्ट्स जो हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक एपिथेलियम होती है, और ये हमारे पास जो है वो तीनों पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं टू द वेरियस डिजीजेस ऑफ द रीजन. ये अब हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, एक हमारे पास है अपर पार्ट जिसको हमने कहा 15 मिलीमीटर लॉन्ग है. ये हमारे पास क्या करता है, इट इज़ बाउंडेड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास 6 to 10 वर्टिकल फोल्ड्स जो हैं वो बनाती हैं. ये आपको जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, वर्टिकल फोल्ड्स बन रहे हैं. ठीक है, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं एनल कॉलम्स. इनको हम क्या बोल रहे हैं, एनल कॉलम्स ऑफ मोरगैगिनी. लोअर एंड ऑफ दीज फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास बंद किए जाते हैं बाय द ट्रांसवर्स फोल्ड्स. ठीक है, और ये हमारे पास जो शॉर्ट ट्रांसवर्स फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन हैं इनको हम बोलते हैं एनल वेल्व्स. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि इन के ऊपर हमारे पास एक डिप्रेशन होता है जिसको हम एनल साइनसेस बोलते हैं. इस एनल साइनसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की ग्लैंड्स पड़े हुए होते हैं. अच्छा जी, अब जब हम इन सारे ट्रांसवर्स फोल्ड्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो वो लाइन जो होगी वो हमारे पास पेक्टिनेट लाइन हो जाएगी. उस लाइन को हम पेक्टिनेट लाइन बोलेंगे, और ये लाइन जो है वो हमारे पास पड़ी हुई होगी ऑपोजिट टू द मिडल ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर. यानी यहाँ पे हमारे पास एनल कैनाल, हमने पढ़ा था कि हमारे पास होल ऑफ द एनल कैनाल जो होगा वो सराउंडेड होगा बाय द इंटरनल एनल स्फिंक्टर. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है ये बता रही होगी कि यहाँ पे मिडल आ गया एनल स्फिंक्टर का, इंटरनल एनल स्फिंक्टर का. अच्छा जी, अब वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास ओकेजनली ये जो वेल्व्स हैं, एनल वेल्व्स, ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्शंस शो करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एनल पेपिलाई बोलते हैं. और अगली अब बात है, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया कि हमारे पास एनल साइनस जो है उसके अंदर एनल ग्लैंड्स पड़े हुए होते हैं जो कि एक डिफरेंट किस्म की जो है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं. अब हम बात करते हैं अपने मिडिल पोर्शन की. मिडिल पोर्शन जो है उसको हम ट्रांजिशनल पोर्शन भी कहते हैं, जो कि आपको पेक्टिन की फॉर्म में नज़र आ रहा है. ठीक है, दिस इज़ द मिडिल पेक्टिन.
ये वाइट लाइन ऑफ हिल्टन के थ्रू जो है वो डिवाइड किया जाता है इनटू द मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पेक्टिन लाइन है वो पेक्टिनेट लाइन जो है वो डिवाइड करती है अपर और मिडल को, मिडल पार्ट ऑफ द एनल कैनाल को, जबकि जो वाइट लाइन ऑफ हिल्टन है वो डिवाइड करती है एनल कैनाल को इनटू द मिडल और लोअर पार्ट में। अब हम बात कर रहे हैं मिडल की, तो ये भी जिस तरह से ऊपर वाला 15 मिलीमीटर था, ये भी 15 मिलीमीटर है। ये भी हमारे पास लाइंड होता है बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कॉलम नज़र नहीं आ रहा, ये स्मूथ अपीयरेंस है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका म्यूकोजा जो है वो ब्लूइश कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वीनस प्लेक्सस जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, और हमारे पास ये जो म्यूकोसा है ऑफ दिस मिडल पार्ट, ये हमारे पास लेस मोबाइल होता है, और इस रीजन को हम पेक्टिन लाइन या ट्रांजिशनल जोन भी बोलते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो वाइटिश अपीयरेंस नज़र आ रही है। दिस वाइटिश अपीयरेंस इज नोन एज द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। ये वाइट लाइन ऑफ हिल्टन जो है ये हमारे पास किस लेवल पे पड़ी हुई है? दिस लाइज एट द interval between the subcutaneous part of the external anal sphincter and the lower border of internal anal sphincter, ठीक है। यानी ये जो लाइन है, अभी हम एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के 3 पार्ट पढ़ेंगे, एक सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल और डीप पार्ट होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का। तो ये जो वाइट लाइन ऑफ हिल्टन है ये हमारे पास इंटरवल होता है बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द एनल स्फिंक्टर एंड द सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब हम बात करते हैं लोअर कॉलम की, तो लोअर कॉलम जो है वो हमारे पास 8 मिलीमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास क्या होगा, ट्रू स्किन कंटेनिंग सेबेशियस ग्लैंड से जो होगा वो लाइंड होगा। मतलब इसकी जो फीचर्स होंगे वो बिल्कुल जैसे स्किन के फीचर्स थे ना वैसे ही होंगे, उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर वगैरह होंगे सारे। ये था हमारा एनल कैनाल। अब हम मस्कुलेचर की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमने एनल स्फिंक्टर्स पढ़ने हैं। एनल स्फिंक्टर्स में हमारे पास 2 आते हैं, एक इंटरनल आता है और एक एक्सटर्नल आता है। जो इंटरनल होता है वो इनवॉलेंट्री है, आई से याद रखना है, इंटरनल इनवॉलेंट्री है, जबकि एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास क्या होगा, वॉलेंट्री होगा। अच्छा जी, जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो किस तरह से बनता है? अब आपको पता है कि हमारे पास ये जो सारा मस्कुलेचर है, सबसे अंदर म्यूकोजल लेयर आती है जीआईटी की, फिर सब म्यूकोजल लेयर आती है, मस्कुलर लेयर आती है और फिर एंड पे सिरोजल लेयर आती है। तो ये जो मस्कुलर लेयर है इसके अंदर फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से आउटर और इनर लॉन्गिट्यूडनल होती है और मिडल वाली जो होती है वो सर्कुलर होती है। तो जो सर्कुलर लेयर है ये सर्कुलर लेयर जो होगी मस्कुलर कोट की, वो क्या हो जाएगी, थिक होना शुरू हो जाएगी इन दिस पार्ट ऑफ द गट, और ये थिकनिंग जो है वो एक्ट करेगी एज एन इंटरनल स्फिंक्टर। अब जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो 30 मिलीमीटर ऑफ द एनल कैनाल को जो है वो सराउंड किए हुए होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द कैनाल टू द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। अपर एंड ऑफ एनल कैनाल से लेकर वाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक हमारे पास जो थिकनिंग होगी मिडल सर्कुलर लेयर की, वो हमारे पास क्या बना देगी, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की, तो वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होगा और वो हमारे पास स्ट्रेटेड मसल से मिलकर बना हुआ होगा। अब वॉलेंट्री है तो सोमैटिक किसी नर्व से सप्लाई होगा, तो कौन सी ब्रांच आएगी, इंफीरियर रेक्टल नर्व आएगी एंड द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द 4th सैक्रल नर्व को सप्लाई करेगी। ये होल ऑफ द लेंथ ऑफ एनल कैनाल को सप्लाई करेगा, यानी पूरा 38 मिलीमीटर को जो होगा वो सप्लाई करेगा, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल और डीप पार्ट। अब ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। हमने कहा था कि हमारे पास सर्कुलर कोट की थिकनिंग जो है वो इंटरनल के तौर पर काम करी है, जबकि हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है होल ऑफ द लेंथ ऑफ द एनल कैनाल को सराउंड कर रहा है। ये वाइट लाइन तक ख़त्म हो गया मस्कुलेचर, ठीक हो गया। और ये जो है ये एंड पे हमारे पास एक्सेप्टर दे रहा है, और हमारे पास उसके अलावा जो है एक्सटर्नल की हमने बात की, एक्सटर्नल में हमारे पास 3 थे, एक हमारे पास सबक्यूटेनियस और एक हमारे पास सुपरफिशियल और एक डीप पार्ट है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो एक हमारे पास सिंगल फंक्शनल और एनाटॉमिकल एंटिटी है, यानी एक ही उस पर बना हुआ है, एक ही पार्ट पे कंसिस्ट किया हुआ है। अभी हम जो इसके 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, पहले कंसीडर किया जाता था कि ये सिर्फ एक फंक्शनल और एनाटॉमिकल एंटिटी है। अच्छा जी, अब जो है वो आपने क्या याद रखना है यहाँ पे कि हमारे पास जो अपर मोस्ट फाइबर्स होंगे स्फिंक्टर के, वो ब्लेंड करेंगे विद द फाइबर्स ऑफ द प्यूबोरेक्टालिस मसल।
ये जो बेंडिंग है ये सिर्फ मेल्स के केस में, अभी हम फीमेल के केस में देख लेंगे कि किस तरह से होगा। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं। अपर मोस्ट फाइबर्स जो होंगे वो प्यूबर रेक्टाइलस के फाइबर्स के साथ ब्लेंड करेंगे। एंटीरियरली सम फाइबर्स डीकसेट कर जाएंगे विद द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और पोस्टीरियरली ये अटैच होंगे टू द एनोकॉक्सिडियल रेफी। ये अपर फाइबर्स की बात हो रही है, किसके साथ ब्लेंड किए हुए हैं, प्यूबर रेक्टाइलस के साथ। एंटीरियरली ये फाइबर्स जो होंगे वो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल के साथ डीकसेट करेंगे। डीकसेट हम पढ़ कर आए थे कि क्रॉस होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हमने कहा था कि ये पोस्टीरियरली जो है, ये पोस्टीरियरली जो फाइबर्स होंगे ये अटैच कर देंगे विद द एनोकॉक्सिडियल रेफी के साथ। अब हम बात करें मिडल फाइबर्स की। मिडल फाइबर्स जो है वो सराउंड किए हुए हैं द लोअर पार्ट ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ठीक हो गया। अटैच होंगे टू द पेरिनियल बॉडी एंटीरियरली एंड टू द कॉक्सिक वाया द एनोकॉक्सिडियल लिगामेंट पोस्टीरियरली। सम फाइबर्स जो होंगे ईच साइड पर डीकसेट करेंगे टू फॉर्म अ कमीशर इन द मिड लाइन। ये मिडल फाइबर्स के कुछ फीचर्स हैं। लोअर फाइबर्स की अगर हम बात करें तो बिलो द लाइन ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर पड़े हुए होंगे और ये सेपरेट किए जाएंगे फ्रॉम द एनल एपिथेलियम बाय द सबम्यूकोसा। अपर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स और लोअर फाइबर्स। अपर फाइबर्स में हमने पढ़ा कि ये क्या है, ब्लेंड किए हुए विद द प्यूबर रेक्टाइलस फाइबर्स के साथ। एंटीरियरली ये क्या है, डीकसेट करेंगे विद द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और पोस्टीरियरली जो है ये अटैच होंगे विद द एनोकॉक्सिडियल रेफी। मिडल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो मिडल फाइबर जो है वो एंटीरियरली किसके साथ हैं, अटैच हैं टू द पेरिनियल बॉडी, और पोस्टीरियरली ये अटैच हैं टू द कॉक्सिक विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट, एनोकॉक्सिडियल लिगामेंट। लोअर फाइबर्स की अगर हम बात करें तो ये एट द बिलो द लेवल ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर होंगे, ठीक है, और ये सेपरेट होंगे फ्रॉम द एपिथेलियम बाय द सबम्यूकोसा। अब हम मेल की बात करें। मेल के अंदर ट्रांसवर्स पेरिनियल और बल्बस स्पॉन्जियोसस जो है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पेरिनियम में मर्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि देयर इज़ अ सर्जिकल प्लेन ऑफ द क्लीवेज बिटवीन द यूरोजेनिटल ट्रायंगल और एनल कैनाल। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमारे पास एक सर्जिकल प्लेन मिल जाता है बिटवीन द यूरोजेनिटल ट्रायंगल एंड एनल कैनाल। फीमेल्स के अंदर प्यूबर रेक्टाइलस मसल जो है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो थिनर होता है और शॉर्टर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसवर्स पेरिनियल और बल्बस स्पॉन्जियोसस मसल है वो फ्यूज हुए होते हैं विद द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इन द लोअर पार्ट ऑफ द पेरिनियम, ठीक हो गया। फीमेल्स के केस में हमने क्या कहा कि जो प्यूबर रेक्टाइलस मसल है वो फ्यूज नहीं हुआ हुआ। दिस इज द फीमेल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और ये हमारे पास मेल एनल स्फिंक्टर है जिसमें आपका प्यूबर रेक्टाइलस मसल जो है वो हमारे पास फ्यूज हुआ हुआ है और इंटीरियरली जो है ये डेफिशिएंट है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्यूबो रेक्टाइलस मसल जो है वो फ्यूज नहीं हुआ विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल मसल फाइबर्स। अब हम बात करेंगे कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट की, ठीक है, कि हमारे पास जो प्यूबर रेक्टाइलस के फाइबर्स होंगे और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होंगे मसल कोट ऑफ द रेक्टम के, वो मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट एट द एनोरेक्टल जंक्शन। इट लाइज बिटवीन द इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास कंजॉइंट कंजॉइंट जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल कोट बन रहा है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द एनोरेक्टल जंक्शन। और किससे बन रहा है कि हमारे पास प्यूबर रेक्टाइलस मसल की लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की कॉन्टिन्यूएशन हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होता है मसल कोट हैं वो हमारे पास एक कंजॉइंट लिगामेंट बना रहे हैं, और वो एंड पे आके हमारे पास डिफरेंट सेप्टा बना देंगे। When traced downwards, it becomes fibroelastic, and at the level of the white line, it breaks down into the septas. और इन सेप्टा के बीच में हमारे पास प्लेक्सस होता है जिसको हम एक्सटर्नल प्लेक्सस बोलेंगे, ठीक हो गया। हमने कहा कि ये एंड पे आके एट द लेवल ऑफ वाइट लाइन ये फाइब्रोइलास्टिक सेप्टा में बन जाएंगे, जो कि फाइन रेंज में जो होंगे स्प्रेड आउट कर जाएंगे। एंड these parts, the subcutaneous part of the external sphincter, they are attached to the skin around the anus called the corrugated cutis ani। ये जो सेप्टा हैं ये हमारे पास एनस के अराउंड जो होंगे उसकी स्किन के साथ अटैच हो जाएंगे, एनल स्किन के साथ अराउंड अटैच हो जाएंगे, जिसको हम कोरुगेटेड क्यूटिस एनाई बोल रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास मोस्ट लेटरल सेप्टा होंगे वो बनाएंगे पेरी एनल फेशिया, जो हमने कल के लेक्चर में पेरी एनल फेशिया पढ़ा था।
जो मोस्ट मीडियल फेशिया होगा वो हमारे पास एनल इंटरमस्कुलर सेप्टम बना देगा, जो कि अटैच होगा विद द वाइट लाइन ऑफ द हिल्टन। इसके अलावा हमारे पास जो होंगे सम स्ट्रैंड्स पास ओब्लिकली थ्रू द इंटरनल स्फिंक्टर एंड एंड इन द सब म्यूकोसा बिलो द एनल वेल्स। द नेक्स्ट इज एनोरेक्टल रिंग। ये हमारे पास एक मस्कुलर रिंग होती है जो कि एनोरेक्टल जंक्शन के ऊपर लगी हुई होती है। ये किससे बनती है? प्यूबोरेक्टालिस की फ्यूजन से, अपर मोस्ट फाइबर्स ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर से एंड इंटरनल स्फिंक्टर से। ये तीन चीज़ें मिलकर जो रिंग बना रही हैं उसको हम एनोरेक्टल जंक्शन एनोरेक्टल रिंग कह रहे हैं, जो कि एट द लेवल ऑफ एनोरेक्टल जंक्शन पे बन रही है। इसको हम इजीली जो है वो पैल्पेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बाय द फिंगर इन द एनल कैनाल। जो सर्जिकल डिवीजन ऑफ दिस रिंग रिजल्ट्स इन द रेक्टल इनकॉन्टिनेंस। The ring is less marked anteriorly where the fibers of the puborectalis are absent. Okay. अब हम बात करेंगे सर्जिकल एस्पेक्ट्स की। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 स्पेसेस जो होती हैं वो सर्जिकल स्पेसेस रिलेटेड टू द एनल कैनाल। एनल कैनाल के अंदर हमारे पास 3 स्पेसेस होती हैं। एक हमारे पास इस्चियोएनल स्पेस आएगी, पेरिएनल स्पेस आएगी और पेरिएनल स्पेस आएगी, और एक हमारे पास सबम्यूकोसल स्पेस आएगी। इस्चियोएनल स्पेस तो हमारे पास वही होगी ना जो कल हम देख कर आए कि एनल के अराउंड जो है वो हमारे पास 2 फोसा बनते हैं जिसको हम इस्चियोएनल स्पेस फोसा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है पेरिएनल स्पेस। पेरिएनल स्पेस भी हम पढ़ कर आए कि इसने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है एनल कैनाल को बिलो द वाइट लाइन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए होते हैं? लोअर फाइबर्स ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सस पड़ा हुआ है एंड द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द इंफीरियर रेक्टल वेसल्स एंड द नर्व्स। Pus in this space tends to spread to the anal canal at the white line or to the surface of the perineal skin rather than to the ischioanal space. ठीक हो गया? अच्छा जी। The next is submucous space. ठीक है, ये अबव द वाइट लाइन ऑफ द हिल्टन पड़ी हुई होती है, बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल स्फिंक्टर होती है, और ये कंटेन की हुई होती है इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो अपर पार्ट अबव द पेक्टिनेट लाइन जो है, यानी अपर पार्ट और मिडल पार्ट को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो सप्लाई की जाती है बाय द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जबकि लोअर पार्ट जो है वो सप्लाई किया जाता है बाय द इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस जो हैं वो हमारे पास ड्रेन होता है इनटू द सुपीरियर रेक्टल वेन। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो कम्युनिकेट्स हैं वो फ्रीली होता है विद द एक्सटर्नल प्लेक्सिस एंड दस विद द मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। जो हमारे पास इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस है वो पड़ा हुआ बिटवीन द सबम्यूकस ऑफ द एनल कैनाल। जो सब म्यूकोसा है एनल कैनाल का उसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ओपन होगा इनटू द सुपीरियर रेक्टल वेन। दिस प्लेक्सिस यानी इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस जो है वो इजीली कम्युनिकेट करता है विद द एक्सटर्नल रेक्टल प्लेक्सिस के साथ एंड द मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स के साथ। इस वजह से ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट साइट ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द पोर्टल एंड सिस्टमिक वेन्स। अब वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं कि the internal plexus is in the form of series of dilated pouches connected by the transverse branches around the anal canal। यहाँ पे जो हमारे पास वेन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 स्पेशल वेन्स हैं जो कि इस अरेंजमेंट में पड़ी हुई हैं, जैसे 3, 7 और 11 क्लॉक की पोजीशंस होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास वो साइट्स होती हैं, ये पोटेंशियल साइट्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इंटरनल पाइल्स। ये जो 3 साइट्स हैं दीज आर पोटेंशियल फॉर द प्राइमरी इंटरनल पाइल्स। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेक्टल प्लेक्सिस की। ये पड़ा हुआ होता है आउटसाइड द मस्कुलर कोट ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल, और ये कम्युनिकेट करता है फ्रीली विद द इंटरनल प्लेक्सिस। जो लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल रेक्टल प्लेक्सिस है ये ड्रेन होगा बाय द इंफीरियर रेक्टल वेन इनटू द इंटरनल पेडेंटल वेन। ये भी हम पीछे देख कर आए हैं कि इंफीरियर रेक्टल वेन जो थी वो ओपन हुई थी इनटू द इंटरनल पेडेंटल वेन, वो इंटरनल इलाइक वेन के अंदर हुई थी और वो इंटरनल कॉमन इलाइक वेन के अंदर हुई थी। जबकि मिडिल पार्ट जो होगा वो हमारे पास कहाँ पे होगा, इनटू द इंटरनल इलाइक वेन, और अपर पार्ट जो होगा वो सुपीरियर रेक्टल वेन जो कि कम्युनिकेट करेगी विद द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ। सारी वही बातें जो हम रेक्टम में पढ़ कर आए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो एनल वेन्स हैं ये अरेंज हुई होती हैं रेडियली अराउंड द एनल मार्जिन। दे कम्युनिकेट विद द इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस एंड विद द इंफीरियर रेक्टल वेन।
ड्यूरिंग द एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द डेफिकेशन द एक्सेसिव स्ट्रेनिंग जो होती है वो इन वेन्स को रप्चर कर सकती है, और ये हमारे पास क्या होती है, फॉर्मिंग अ सबक्यूटेनियस पेरिनियल हेमाटोमा नोन एज एक्सटर्नल पाइल्स। पेरियनल स्पेस के अंदर स्किन के नीचे हेमाटोमा जो होगा उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलेंगे। ये हमारे पास पोजीशन है क्लॉक 3 पोजीशन, क्लॉक 7 पोजीशन और क्लॉक 11 पोजीशन। ये पोटेंशियल साइट्स हैं फॉर द इंटरनल पाइल्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो हमारे पास पेक्टिनेट लाइन से ऊपर की जो लिम्फ वेसल्स होंगी वो ड्रेन होंगी इनटू द इंटरनल इलाइक नोड्स, जबकि हमारे पास उसके नीचे पेक्टिनेट लाइन के नीचे की जो होंगी वो बाय द मीडियल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड के अंदर ओपन होगी। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो नर्व सप्लाई जो होगा वो हमारे पास अबव द पेक्टिनेट लाइन एनल कैनाल इज सप्लाइड बाय द ऑटोनोमिक नर्व्स, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों। उसी तरह से इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से पैरासिम्पैथेटिक आएगा, L1 L2 से सिंपैथेटिक फ्लो आएगा, और पैरासिम्पैथेटिक जो होगा S2 S3 और S4 से आएगा। जो पेन सेंसेशंस हैं वो दोनों से कैरी की जाएंगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों से। बिलो द पेक्टिनेट लाइन जो होगा वो सोमैटिक से सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, इंफीरियर रेक्टल नर्व से सप्लाई किया जाएगा। स्फिंक्स्टर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्फिंक्स्टर जो होगा वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा और रिलैक्स किया जाएगा बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। एक्सटर्नल स्फिंक्स्टर जो होगा वो सप्लाई किया जाएगा। अब एक्सटर्नल स्फिंक्स्टर क्योंकि वॉलंटरी है तो फिर आपकी सोमैटिक ब्रांच से सप्लाई, सोमैटिक नर्व से सप्लाई किया जाएगा। तो फिर कौन सी सोमैटिक नर्व होगी, इंफीरियर रेक्टल नर्व आएगी, और पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व जो है वो आपको सप्लाई करेंगे थ्रू द एक्सटर्नल स्फिंक्स्टर। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में हमारे पास क्या आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम हैज़ लार्ज फोल्ड्स, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास गोबलेट सेल्स होते हैं। गोबलेट सेल्स जो हैं वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सीरोजा इज सीन इन द अपर पार्ट एंड द एडवेंटिशिया इन द लोअर पार्ट, आउटर मोस्ट लेयर है रेक्टम के अंदर। एनल कैनाल की अगर हम बात करें तो जो एपिथेलियल लाइनिंग अपर 15 मिलीमीटर में होगी वो सिंपल या स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर होगी। मिडल में हमारे पास स्क्वैमस हो जाएगी विदाउट एनी स्वेट ग्लैंड और द सेबेशियस ग्लैंड, और जो लोअर 8 मिलीमीटर होगा वो ट्रू स्किन को रिजेंबल करेगा, यानी स्किन के अंदर की जो अपेंडेजेस हैं वो इसके अंदर कोई नहीं होंगी। जो थिक इनर सर्कुलर लेयर है वो कवर करेगी अपर 3/4 ऑफ द एनल कैनाल को टू फॉर्म द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये भी हम सारा पढ़ कर आए हैं। जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो थिन लेयर होगी, और आउटसाइड दी स्मूथ मसल लेयर इज अ स्ट्रिएटेड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये भी हम सारा पढ़ कर आए हैं कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या है और इंटरनल स्फिंक्टर क्या है। ये था हमारा एनस और रेक्टम। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।